सोम सम्राट और अपनी माँ मातंगी के बीच क्या हुआ था जानना चाहता था, ताकि वो वजह जानने के बाद आम्रपाली को सम्राट से दूर कर सके। तभी सुलभा ने उन्हें किसी आदमी के बारे में बताया, लेकिन उस आदमी से उस बारे में बात करना और सम्राट के बारे में पूछना असंभव था। उस व्यक्ति के बारे में सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर एक सकारात्मक भाव दिखाई देने लगे थे। वो सुलभा से कहती हैं, अब बस हमें उनके पास लेकर चलिए, बाकी हम उनसे बात कर लेंगे, है ना सोम? क्यों सोम? ये बोलकर राजकुमारी ने सोम की तरफ देखा। वो जानना चाहती थी कि सोम क्या सोच रहा है। सोम का ध्यान दो तरफ था, लेकिन फिर भी उसने कहा, आप उचित कह रहे हैं राजकुमारी, लेकिन हमें आम्रपाली को भी वापस लाने के बारे में सोचना होगा। हमारा मतलब है कि कब तक सम्राट और आम्रपाली जी बाहर भटकते रहेंगे? न जाने इस वक्त किस स्थिति में होंगे वो दोनों। राजकुमारी समझ रही थी कि सोम ऐसा क्यों बोल रहा है, पर वो इसका उत्तर भी बखूबी देना जानती थी। उसने तुरंत कहा, सोम, इस वक्त तुम आम्रपाली और सम्राट के बारे में चिंता करना छोड़ दो। वो जहाँ भी होंगे हमें पूरा यकीन है कि वो ठीक होंगे। और वैसे भी सम्राट और आम्रपाली के बीच जितनी भी खटास पैदा हुई है वो उनके एक साथ होने से खत्म हो जाएगी। इतना कहकर राजकुमारी ने सोम से कठोरता से कहा, इसलिए अभी तुम्हारा ध्यान अपनी माँ पर होना चाहिए, न कि आम्रपाली पर। सोम राजकुमारी की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तो राजकुमारी की बातों को सुनकर वो अपने मन में कहता है, हमें भी अपनी माँ का ध्यान है और आम्रपाली का भी। चिंता इसी बात की है राजकुमारी की आम्रपाली और सम्राट के बीच सब कुछ ठीक ना हो जाए, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आम्रपाली हमसे दूर चली जाएंगी। ये सोचकर सोम का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने जल्दबाजी करते हुए सुलभा से कहा, आप हमें उस व्यक्ति के पास अभी लेकर जा सकती हैं? तो सुलभा ने कहा, आज नहीं सोम, पहले हमें उसके बारे में पता लगाने दो कि वो इस वक्त हैं कहाँ। यदि वो राजगृह में हुआ तो अवश्य ही हम तुम्हें उनके पास ले चलेंगे। ये सुनकर सोम तपाक से कहता है, तो फिर जल्दी चलिए ना, और अभी पता करते हैं कि वो कहाँ पर है। सोम की हड़बड़ाहट को देखकर राजकुमारी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और फिर कहा, सोम, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? लगता है मगध की हवा तुम्हारे को बीमार कर रही है। कुछ देर पहले तुम्हें अपनी माँ को छोड़कर आम्रपाली की चिंता हो रही थी, और अब अपनी माँ के बारे में जानने के लिए तुम ऐसे व्याकुल हो रहे हो जैसे वो व्यक्ति कहीं भाग कर जा रहा हो। राजकुमारी को भड़कते हुए देखकर सोम ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और अपनी बात रखते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, परंतु अब हम और विलंब नहीं करना चाहते। तो राजकुमारी ने सुलभा से कहा, आज आप उस व्यक्ति के बारे में पता कर लीजिए, कल हम उनके पास जरूर चलेंगे। इतना कहकर राजकुमारी सोम के कक्ष के बाहर चली गई। एक तरफ सोम और राजकुमारी सम्राट और मातंगी के बारे में पता करने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट और आम्रपाली उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में थे। रात हो चुकी थी और बारिश भी थम चुकी थी। झोपड़ी के चारों तरफ से मेंढक की टर टर की आवाज आ रही थी। झोपड़ी के अंदर एक दीपक और एक मशाल जल रही थी। आम्रपाली ने उन आदिवासियों के दिए हुए कपड़े पहन रखे थे और वहीं झोपड़ी में किनारे बैठी हुई थी। उस वक्त सम्राट झोपड़ी की छत की जगह जगह से मरम्मत कर रहे थे, ताकि जब दोबारा बारिश हो तो झोपड़ी के अंदर पानी ना आ सके। आम्रपाली चुपचाप सम्राट की तरफ देख रही थी। उन्हें अकेले मेहनत करते हुए देखकर वो उनकी सहायता करना चाहती थी, लेकिन कैसे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत करते हुए सम्राट से कहा, आप एक सम्राट हैं, आपके लिए सब करना शोभा नहीं देता, हटिए, हम कर देते हैं। ऐसा कहते हुए आम्रपाली अपनी जगह पर खड़ी हुई और सम्राट के पास गई। सम्राट ऊपर छत की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, क्यों, सम्राट एक इंसान नहीं होते क्या जो उसे ये सब करना शोभा नहीं देता? ऐसे कहते हुए सम्राट बिल्कुल आम आदमी की तरह आम्रपाली की तरफ देखने लगे। आम्रपाली ने हिचकिचाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, महल में आपके आगे पीछे हजारों दास दासियां घूमते रहते हैं और आप यहाँ एक झोपड़ी बना रहे हैं, बस ये हमें उचित नहीं लगा। आम्रपाली के चेहरे की मासूमियत देखकर सम्राट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आम्रपाली को छेड़ते हुए कहा, आम्रपाली, आपकी ये चिंता देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, अन्यथा आपके क्रोध ने तो हमें डरा ही दिया था। आप भूल रही हैं कि हम एक व्यापारी बनकर वैशाली में आपके साथ थे और सम्राट बनने से पूर्व भी हम एक साधारण व्यक्ति ही थे, इसलिए हमारे लिए ये सब करना एक आम बात है।
सम्राट की बात पर आम्रपाली ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मुख से भानु प्रताप का नाम सुनकर आम्रपाली की आंखों के सामने भानु प्रताप का चेहरा घूमने लगा। आम्रपाली ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो सम्राट ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके भाव देखकर सम्राट समझ गए थे कि आम्रपाली फिर से पुरानी यादों में चली गई है। सम्राट ने शांत भाव से कहा, आम्रपाली, परिस्थितियां इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। हम जो भी कुछ थे और हमने जो भी कुछ किया, उसके पीछे की वजह बहुत बड़ी थी। यदि हमने प्रारंभ से आपको अपने सम्राट होने का सत्य बता दिया होता तो शायद आप कभी भी हमें अपना मित्र स्वीकार नहीं करती। आज पहली बार सम्राट ने अपने हृदय की बात आम्रपाली के सामने खुलकर रख दी थी। आम्रपाली भी उनकी किसी भी बात का कोई विरोध नहीं कर रही थी और चुपचाप उन्हें सुन रही थी। तभी सम्राट ने आगे कहा, और ऐसे भी नहीं है कि हमने आपको बताने की कोशिश नहीं की। कई बार ऐसे पड़ाव आए कि हम आपसे सब कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक डर की वजह से कभी कह नहीं पाए। जब सम्राट अपनी बात कह रहे थे तो उन्हें सुनते हुए आम्रपाली अपलक उनकी तरफ देख रही थी। आज वो उन्हें सुनना चाहती थी। इन सब में उसे सुध ही नहीं थी कि कब छत से मकड़ी जाल बनाते हुए उसके कंधे के पास आ गई। उसने सम्राट से पूछा, किस बात का डर था आपको सम्राट? आम्रपाली के सवाल पर सम्राट ने जब उसकी तरफ देखा तभी उनकी नजर उस मकड़ी पर चली गई जो अपने जाल से लटकते हुए आम्रपाली के कंधे के पास आ गई थी। उस मकड़ी को देखकर सम्राट झटके से उसे हटाते हुए कहते हैं, आम्रपाली हटिए। अचानक से सम्राट के ऐसा कहने से आम्रपाली का ध्यान उनसे टूट गया और वो घबराकर पीछे की तरफ हटी, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि सम्राट ने उसे थाम लिया। एक हाथ से सम्राट ने उसकी कमर पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से उसके कंधे को संभाल रहे थे। आम्रपाली ने भी सम्राट के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया था। एक पल के लिए दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। उसकी आंखों में देखते हुए सम्राट खुद को आम्रपाली के सवाल का जवाब देने से रोक नहीं पाए और मनमोहक स्वर में कहते हैं, वो डर थी आप। आम्रपाली अभी भी सम्राट की बाहों में लटक रही थी। सम्राट भी उसे छोड़ना भूल गए थे। आम्रपाली के हृदय की धड़कनें बढ़ी हुई थी। बाहर से आती हुई ठंडी शीतल हवा उसके मन को उत्तेजित कर रही थी। प्रकृति भी उन दोनों को नजदीक लाने में पूरा सहयोग कर रही थी। आम्रपाली की आंखें सम्राट की तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। उसके होठ सम्राट से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। सम्राट ने आगे कहा, आम्रपाली, हम आपको खोना नहीं चाहते थे। डरते थे कि जिस दिन आपके सामने हमारा सत्य आया तो आप हमसे दूर चली जाएंगी, और इसी डर से हम कभी सत्य बोल नहीं पाए। आपकी मित्रता हमारे लिए बहुत कीमती थी, जिसके लिए हम आजीवन व्यापारी बनकर रहने के लिए भी तैयार थे। सम्राट की ये बात आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर रही थी, लेकिन इससे पहले वो कोई और प्रतिक्रिया दिखा पाती, आसमान से काफी तेज बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज सुनकर आम्रपाली एकदम से चौंक गई और उसे एहसास हुआ कि वो सम्राट की बाहों में है। उसका ध्यान टूटा और वो तुरंत सम्राट से दूर आकर खड़ी हो गई। सम्राट को भी एहसास हुआ कि जैसे उन्होंने आम्रपाली से बहुत कुछ कह दिया हो जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। दोनों एक दूसरे से नजरें फेरकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगे। आम्रपाली जल्दी से जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई। सम्राट भी वापस झोपड़ी की छत देखने लगे। दोनों ही मन ही मन खुद को कोस रहे थे। आम्रपाली खुद से कहती है, क्या हो गया है हमें? हम सम्राट की बाहों में इतनी देर कैसे रह सकते हैं? पता नहीं अब सम्राट हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो वहीं सम्राट छुप छुप कर आम्रपाली की तरफ देखते हुए बेवजह ही झोपड़ी की छत को बना रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, सम्राट बिंबिसार, क्या कर रहे हो तुम? अभी अभी आम्रपाली का क्रोध शांत हुआ है और ये सब बकवास करके तुम और उसे नाराज कर रहे हो। न जाने आम्रपाली के मन में तुम्हारे लिए अब क्या चल रहा होगा। कुछ देर बाद जब आम्रपाली की नजर सम्राट पर पड़ी तो उसने देखा कि सम्राट उस जगह को बना रहे हैं जो पहले से ही ठीक है। ये देखकर आम्रपाली ने असमंजस्य में आते हुए कहा, सम्राट, ये तो पहले से ही बनी हुई है, फिर आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आम्रपाली की बात सुनकर सम्राट ने देखा कि वो तो उस जगह को पहले से ही ठीक कर चुके हैं। वो तुरंत वहाँ से दूर हट गए और अपने आप को सही साबित करते हुए कहते हैं, हम बस देख रहे थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। आम्रपाली समझ रही थी कि सम्राट का ध्यान कहीं और था।
लेकिन जानबूझकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सम्राट के चेहरे के भाव पहली बार किसी बच्चे की तरह मासूम लग रहे थे। उनकी स्थिति देखकर आम्रपाली खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और खुलकर मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर सम्राट के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन अपनी हरकतों पर पछताते हुए वो वहां से बाहर निकल गए। एक तरफ टूटी झोपड़ी में भी प्यार के फूल खिल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मगध के ऊपर संकट के बादल घेरना चालू हो चुके थे। किसी हवा की तरह मगध के शत्रुओं के पास सम्राट के बारे में खबर पहुंच चुकी थी। इस वक्त मगध का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु था तो वो था गांधार देश। पिछली बार गांधार देश के राजा कलिंग के राजा के साथ मिलकर मगध पर आक्रमण करने वाले थे, लेकिन तब सम्राट ने अपनी सूझबूझ और विशाखा की मदद से युद्ध होने से पहले ही उसे टाल दिया था। रानी कौशला के भाई सुभद्रा को उनके साथ छल करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था, लेकिन इस बार गांधार देश के राजा के हाथ बहुत बड़ा अवसर लग चुका था, जो सम्राट को शिकस्त देने से पीछे नहीं हटने वाले थे। इस खबर के मिलते ही गांधार देश मगध पर आक्रमण करने की तैयारी में जुट गया, और इसी बात का डर राजमाता को अंदर ही अंदर सता रहा था। जो वक्त उनके पूजा और ध्यान का होता था, आज वही वक्त वो मगध के बारे में चिंता करने में व्यतीत कर रही थी। सम्राट के जाने के बाद से उनके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो अपने कक्ष में थी, तभी अंतेनाग वहां आया और सिर झुकाकर उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, राजमाता, आपने हमें बुलाया? अंतेनाग को देखकर राजमाता ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ अंतेनाग, हमें तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। राजमाता की इस बात पर अंतेनाग किसी दास की तरह उनकी बात सुनने के लिए खड़ा हो गया। राजमाता अपनी बात रखते हुए आगे कहती हैं, सम्राट महल छोड़कर परिवार से दूर हो गए हैं। इस बात की खबर हमारे शत्रुओं तक पहुंच चुकी होगी, इसलिए अंतेनाग, शत्रु राज्यों में बैठे हुए हमारे सभी गुप्तचरों को अब सतर्क कर दो और उनसे कहो कि हमें पल पल की खबर पहुंचाते रहें, ताकि किसी बड़ी घटना के घटने से पूर्व हम उसके लिए तैयार हो जाएं। राजमाता की दूरदर्शिता देखकर अंतेनाग के चेहरे पर उनकी सराहना के भाव प्रकट होने लगे। खैर, सम्राट का बचपन से लालन पालन राजमाता ने ही किया था, और राजमाता की नीतियां ही थीं जिसे अपनाकर सम्राट ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। राजमाता की बात सुनकर अंतेनाग वहां से चला गया। हालांकि सम्राट ने मगध छोड़ दिया है, इस बात की खबर न सिर्फ शत्रु राज्यों तक बल्कि वैशाली तक भी पहुंच चुकी थी। राजकुमारी मुकुंदा ने एक पत्र के माध्यम से सरना तक अपना संदेश पहुंचा दिया था, जिसे लेकर सरना तुरंत युवराज स्वर्णसेन के पास पहुंच गई। उस दौरान युवराज स्वर्णसेन पुस्तकालय में कुछ ग्रंथों को लेकर लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। पुस्तकालय में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। जगह जगह पर भारी भरकम ग्रंथ रखे हुए थे, और युवराज एक किनारे पर दिए की रोशनी में बैठकर अपना काम कर रहे थे। लेकिन सरना चिंता में थी। उसने युवराज के पास पहुंचते ही चिंता भरे ऊंचे स्वर में कहा, युवराज, हमें अभी मगध के लिए चलना होगा। सरना की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा ग्रंथालय गूंज उठा था। उसे इतना परेशान देखकर युवराज अचंभित हो गए और अपने ग्रंथों को बंद करते हुए कहते हैं, क्या हुआ सरना, मगध क्यों जाना है तुम्हें? तो सरना ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि युवराज, हमारी देवी आम्रपाली वहां भी खुश नहीं है। सम्राट और देवी दोनों ने ही मगध छोड़ दिया है, और अब न जाने वो दोनों कहाँ होंगे। युवराज, हमें उनकी चिंता हो रही है, हमें अभी मगध जाना होगा। सरना की बात सुनकर युवराज भी हैरान थे। क्या सरना और युवराज के मगध जाने से आम्रपाली और सम्राट के संकट कम हो जाएंगे? क्या राजमाता मगध को बचा पाएंगी? क्या सम्राट और आम्रपाली के बीच दूरियां अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए